नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं अखिलेश आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 16 पढ़ाऊँगा। पाठ 16 जिसका नाम है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा क्या होती है? हम सभी को पता है। ऊर्जा हम हर उस चीज़ को कहेंगे जिससे हमें कुछ ताकत मिलती हो। हालांकि ताकत को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मतलब जिसका इस्तेमाल हम अपने ज़रूरत के हिसाब से क्रियाकलापों को पूरा करने में हम कर सकें। अब जैसे ऊर्जा क्या है? हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है ऊर्जा। मिलती कहाँ से हमें? भोजन से मिलती है। हम खाना खाते हैं तभी हमारे शरीर में ताकत आती है, और जब ताकत आती है तभी हम बहुत सारे कार्य कर पाते हैं। यहाँ तक कि हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, साँस लेते हैं, साँस छोड़ते हैं, इस क्रिया में भी हमको ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यानी ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी हम सांस ले पाते हैं। ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत यानी ऊर्जा के जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं या जो सोर्स हैं। जैसे अभी तक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? अब यहाँ ऊर्जा का स्रोत का मतलब है जैसे कि हम लोग क्या-क्या चीज़ें ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक? ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? ईंधन के रूप में हम जो पारंपरिक साधन हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो है हमारा पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, ये सब यूज़ करते हैं ना, इसी सब का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अलावा कौन-कौन से वैकल्पिक स्रोत हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी के तेल के अलावा और क्या-क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं या आगे की भविष्य में उन चीज़ों को इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकता है। ठीक है? इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। पाठ को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में ज़रूर दबाएं। और भी सोशल मीडिया लिंक पे जुड़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो इस लिंक के द्वारा आप कर सकते हैं मुझे। फेसबुक पे आप मुझे इस लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी पीडीएफ फाइल सभी पाठ के जो पीडीएफ फाइल हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, और जो अभ्यास प्रश्न हम हल करते हैं उसके भी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पाठ 16 जिसका नाम है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ठीक है? तो ज़रा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ब्लू कलर ज़्यादा बेटर है आई थिंक। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी बिंदुओं पे हम इस पाठ में चर्चा करेंगे वो देखते हैं। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं ये जानेंगे। सीमित एवं असीमित स्रोत का परिचय, यानी सीमित स्रोत क्या होते हैं, असीमित स्रोत। सीमित का मतलब जो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हो, यानी जो कभी ख़त्म हो जाए। असीमित का मतलब जो कभी समाप्त ना हो। ठीक? तो ऐसे स्रोत कौन-कौन से हैं ऊर्जा के, ये जानेंगे। फिर ऊर्जा के असीमित स्रोत क्या-क्या हैं देखिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रवाहित जल की ऊर्जा। प्रवाहित का मतलब जो जल बह रहा है, ठीक है? ज्वार-भाटा और नाभिकीय ऊर्जा, ठीक? और आखिरी में देखते हैं हमारे जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता एवं ऊर्जा का संरक्षण। देखिए ऊर्जा की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है, ये तो उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा होगी तभी हम जीवित रहेंगे। अगर हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत ना होती तो हम रोज़ खाना क्यों खाते? नहीं खाते। हम जब खाना खाने में कमी कर देते हैं, प्रोटीन और पौष्टिक आहार लेने में कमी कर देते हैं तो हम दुबले होते जाते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर होता जाता है। ठीक है? क्योंकि हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए, सिर्फ जीवित रहने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, उसके लिए भी हमें भोजन पे निर्भर रहना पड़ता है, और वो ऊर्जा हमें भोजन से ही मिलती है जब हम भोजन करते हैं, खाते हैं। तो इस हिसाब से तो हमारे शरीर को भी चलने के लिए ऊर्जा ही चाहिए। अब जब हमारे शरीर को, हम सजीव प्राणी हैं, हमारे शरीर को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, तब तो जो निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव वस्तुएँ हैं, उनको भी ऊर्जा ही चाहिए, उनको चलाने के लिए हमें ऊर्जा ही चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, पानी के जहाज़ हो गए, ये सब क्या हैं?
इनको ऊर्जा हम देते हैं ना, ऊर्जा किस रूप में देते हैं? ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में क्या डालते हैं? तो किसी गाड़ी में हम डीजल डालते हैं, किसी में पेट्रोल डालते हैं, ठीक है? इस तरह से हम ऊर्जा के साधन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ऊर्जा क्या है? देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम सबको पता है, बिना ऊर्जा के तो हम जीवित नहीं रहेंगे, तो बाकी और हर जगह तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है? जैसे सोने, जगने, बैठने, खड़े होने, चलने फिरने, दौड़ने, बोझा उठाने एवं प्राकृतिक घटना चक्रों में, जैसे वायु प्रवाह, आंधी तूफान तथा वर्षा होने आदि में। यानी इन सभी जगहों पे हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना इसके हम बिना ऊर्जा के हमारा जीवन का कोई चक्र चलेगा ही नहीं, ठीक है? कृषि द्वारा अन्न उत्पादन करना, इसमें भी ऊर्जा चाहिए। कपड़ा, मकान, रेल, सड़क परिवहन संसाधनों के निर्माण एवं उन्हें क्रियाकारी बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के फलस्वरूप कारखाने, औद्योगिक संस्थान इत्यादि में स्थापित या मशीनों के संचालन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम गेहूँ पिसाने जाते हैं ना? अक्सर देखे होंगे कि हमारे घरों में जो हमारे बड़े भाई होते हैं या माता-पिता जी होते हैं, वो लोग गेहूँ पिसवाते हैं। तो चक्की होती है गेहूँ पीसने वाली, वहाँ पे ले जाते हैं। तो जो चक्की चलती है, वो 2 तरीके से चलती है, या तो विद्युत से चलेगी, ठीक? या तो डीज़ल वाला मोटर होता है, डीज़ल वाला इंजन होता है, जिससे पानी चलाते हैं, उस इंजन से भी वो चक्की चलती है, ठीक? तो पहले तो हमने चक्की को चलाने के लिए ऊर्जा दिया, किस रूप में? ईंधन के रूप में। या डीजल डालते हैं तब वो मशीन चलती है, या विद्युत ऊर्जा देंगे तब वो मशीन चलेगी, वो इंजन, वो क्या कहते हैं, हमारी चक्की चलेगी। और जब चक्की चलेगी तभी हमारा गेहूँ पिसेगा और वो आटे का रूप लेगा। तो यहाँ ऊर्जा का खपत हुआ ना, ऊर्जा हमने दी, पहले इंजन को ऊर्जा दी, तब वो उसने हमारे गेहूँ को पीसा। तो सारी मशीनें भी ऊर्जा, जब उन मशीनों को ऊर्जा दी जाती है तभी वो चलते हैं, यानी ऊर्जा की खपत करते हैं वो, तभी वो कार्य करते हैं। ऐसे ही सजीवों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भोजन है, यानी सजीव जैसे हम हो गए, जानवर हो गए, ये क्या है, इनको जब भोजन मिलता है तभी वो उनके शरीर में ऊर्जा जाती है। सभी जंतु अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। अब देखिए, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सभी जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, क्या है, वो पूर्ण या आंशिक रूप से पेड़ पौधों पर ही भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे अब मान लीजिए, अभी शेर को मान लेते हैं, अभी हम अपने आप को अभी बाद में मानेंगे। शेर है, शेर क्या है, मांसाहारी है। तो शेर मांसाहारी है, वो मांस खा के, आप कहेंगे कि वो तो मांस खाता है, तो मांस खाता है, तो उसने जिस जीव को खाया, हो सकता है वो जीव, मान लीजिए बकरी है, उसने बकरी को पकड़ लिया और बकरी को खा गया। लेकिन बकरी की वृद्धि कैसे हुई? बकरी ने पहले तो बकरी भी छोटी थी, तो वो कौन-सा अनाज खा के बड़ी हुई? उसने पेड़ों की पत्तियाँ खाई या पेड़ खाए, तभी तो वो बड़ी हुई, और उसके बाद फिर उस बकरी को शेर खा गया। शेर पेड़-पौधे नहीं खाता, लेकिन बकरी तो खाती है। यानी किसी न किसी रूप में हर जीव अपने भोजन के लिए पेड़-पौधों पर निर्भर करता है। हम क्या हैं? हम इंसान, मानव सर्वाहारी है। वो कभी पेड़-पौधे खाता है, कभी पेड़-पौधों का मतलब यहाँ पे, जैसे पौधों से हमको फल मिलते हैं, गेहूँ मिलता है, धान मिलते हैं या चावल मिलता है, ठीक? तो ये सब पेड़-पौधों से मिलते हैं ना? तो कभी-कभी हम ये चीज़ें भी खाते हैं, और कभी-कभी जो कुछ इंसान मांस भी खाते हैं, ठीक है? तो ये तो सर्वाहारी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़-पौधे जो सजीवों का प्रमुख भोजन स्रोत है, उनमें पेड़-पौधों का सबसे मुख्य रोल होता है, ठीक? पेड़-पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पेड़-पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके पेड़-पौधे भोजन बनाते हैं, ठीक है? उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? उसी को प्रकाश संश्लेषण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी सूर्य जो है हमारा, वो क्या है, ऊर्जा का बहुत ही प्रमुख स्रोत है, और ऐसा स्रोत है जो सीमित नहीं है, यानी असीमित स्रोत है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा,
साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है। देखिए सूर्य हमको दो तरह की ऊर्जा देता है। एक तो जब सूर्य होता है तो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है यानी रोशनी मिलती है, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। और दूसरी ऊष्मीय ऊर्जा यानी जब सूर्य का ताप प्रकाश आता है तो साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी लाता है और जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, गर्मी का एहसास होता है ना धूप में हमको, तो इसका मतलब सूर्य में ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है। चलिए अब देखिए सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के कारण ही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अब एक चीज़ और यहाँ पे हमको पता चला कि जब वायु गर्म होगी वायु गर्म होगी तो वो ऊपर को उठ जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी ये चीज़। और जब वायु ठंडी होगी तो वो नीचे की तरफ आएगी। ये चीज़ आप यहाँ पे जान गए। इसीलिए लिखा है ना सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के कारण ही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यानी ऊपर को जाती है। जब वायु के कण गर्म हो जाते हैं तो वो वायु ऊपर चली जाती है और आसपास की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। यानी जो ठंडी वायु होती है अगल बगल वो फिर नीचे आ जाती है जल्दी से। जैसे ये कण है यहाँ पे, ये गर्म हो गया तो ये ऊपर गया, तो अगल बगल में जो ठंडे कण होंगे, जैसे यहाँ पे ठंडा कण है तो ये नीचे आ गया तुरंत यहाँ पे, ठीक है, उसकी जगह ले लेगा, जिसके कारण वायु प्रवाह बनता है। और यही कारण ऐसे जब बहुत सारे कण ऊपर जाएंगे और इधर से ठंडा कण आता रहेगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे एक चक्र चलेगा और उससे हमें वायु का प्रवाह महसूस होगा, यानी फिर वायु चलने लगी। कहते हैं ना हवा चल रही है, तो इसी को कहते हैं हवा चलना। ठीक है, इसी कारण आंधी तूफान चक्रवात इत्यादि अनेक स्थानों पर आते हैं। यानी आंधी तूफान और हवा चलने का यही एक कारण होता है। समुद्रों झीलों नदियों और तालाबों का जल सूर्य की ऊष्मीय विकिरण से वाष्प के रूप में ऊपर उठता है तथा वायु का तेज प्रवाह भी जल को वाष्प में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए सूर्य की ऊष्मा के कारण जो जल होते हैं, समुद्र के जल नदियों के जल, वो क्या होते हैं, वो वाष्प बन के ऊपर चले जाते हैं आसमान में। और जो हवा होती है, हवा भी क्या करती है, जैसे हम गीले कपड़े सुखाते हैं ना हवा में, इसका मतलब हवा भी जल को वाष्प में परिवर्तित करती है और वाष्प हमेशा ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो जल वाष्प वायुमंडल में ऊपर उठकर संघनन के फलस्वरूप बादलों का निर्माण करते हैं। यही वाष्प जब ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और वायुमंडल में संघनन का रूप होता है या संघनन की क्रिया होती है, संघनन की क्रिया होती है, तो फिर ये क्या होते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं, यानी बादल बनते हैं। ठीक, और जब बादल बनते हैं तो क्या होता है, फिर यही बादल जब ठंडे होने पर बादल में जल वर्षा या हिमपात का रूप लेकर धरती पर वापस आते हैं। यानी यही फिर मतलब बारिश का रूप लेके या बर्फबारी का रूप लेके जमीन पे फिर वापस आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चला, गर्म वायु हमेशा ऊपर की तरफ भागेगी, ठंडी वायु हमेशा नीचे की तरफ आएगी। ठीक, दूसरा जो जल वाष्प जो वाष्प पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है वही बाद में संघनन होके और ठंडा होके फिर बारिश के रूप में नीचे आता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ जान गए। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ पौधे में अभी मैंने आपको बताया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिसमें जल रहित लवक तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा रासायनिक यौगिक के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पेड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, हरित लवक होते हैं, मैंने रहित बोल दिया, ये रहित नहीं है, जल हरित लवक। ठीक है, जल हरित लवक यानी क्लोरोफिल, हरित लवक का मतलब है क्लोरोफिल बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं, ये इन्हीं का इस्तेमाल करके सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि में ये जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, ये अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने में। ठीक, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यानी वही सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने पास रख लेते हैं। पेड़ पौधे हमारे भोजन का स्रोत हैं, यह अभी हमने ऊपर ही देखा कि एक मुख्य स्रोत हैं। इसलिए हमें भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत वास्तव में सूर्य ही है। यानी जो भोजन हमें प्राप्त होता है उसका मुख्य स्रोत क्या हुआ, अब उसका मुख्य स्रोत हुआ हमारा सूरज। क्योंकि सूरज के कारण ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। अगर सूरज नहीं निकले तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और जब पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो गेहूँ नहीं पैदा होगा, चावल नहीं पैदा होगा, फल नहीं पैदा होंगे। तो
फिर हमें भोजन ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना? समझ गए? क्या होगा? सूर्य नहीं निकलेगा तो पेड़ पौधे खाना नहीं बनाएंगे, और खाना नहीं बनाएंगे तो गेहूँ, चावल, फल, ये दाल, ये सब चीज़ें पैदा ही नहीं होंगी। पैदा नहीं होंगी तो मनुष्य को खाना नहीं मिलेगा। ठीक? तो इसलिए कहते हैं सूर्य मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। ठीक? सूर्य मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, और जो पेड़ पौधे हैं वो उस ऊर्जा उस मुख्य ऊर्जा से एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जिनको हम खाते हैं। यानी पेड़ पौधे से उपलब्ध जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम खाते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। किसका? भोजन का एक मुख्य स्रोत है, और सूर्य हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है? चलिए, लकड़ी एवं गोबर से बने उपले में भी सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। क्या होता है? गोबर हम देखे होंगे कि गोबर के उपले बनाते हैं, उनको धूप में सुखाते हैं, तो धूप की जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो उस उपले को ऐसा बना देती है, उसमें रासायनिक क्रिया कर देती है, और वो रासायनिक क्रिया के रूप में उसमें ऊर्जा को संचित कर देती है। ठीक? और वही उपला हम जब जलाते हैं तो वो हमारे लिए ईंधन का कार्य करती है। अतः ये भी ऊर्जा स्रोत है, और इन्हें जलाने पर संचित ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में मुक्त होती है। जब हम कंडा जलाते हैं या उपले जलाते हैं तो क्या होता है? उससे हमें प्रकाश भी मिलता है थोड़ा बहुत, और साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है, जिसका इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं। अब आते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, दो तरह के ऊर्जा के स्रोत हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहला सीमित, जिसको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। दूसरा असीमित, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देखिए, इनको किन किन चीज़ों में बांटा गया है, किन किन भागों में, ये देखते हैं पहले हम। देखिए, ऊर्जा के स्रोत दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा अनवीकरणीय और दूसरा है नवीकरणीय। तो अनवीकरणीयों को हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं, और नवीकरणीयों को हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। देखिए, पारंपरिक स्रोत में, यानी पारंपरिक का मतलब होता है जो स्रोत हम काफ़ी समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पारंपरिक स्रोत हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला, रसोई गैस, मिट्टी का तेल, या इन्हें क्या कहते हैं? ये हो गए जीवाश्म ऊर्जा। ठीक? अनवीकरणीय स्रोतों में हमारे जीवाश्म ऊर्जा का मतलब, या जीवाश्म ईंधन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो ईंधन जीवों के कारण बना हो। ठीक? जीवों के कारण बना हो उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक? अभी इतना जानिए आप। अब आते हैं हम इस पे, नवीकरणीय स्रोत पे। देखिए, नवीकरणीय स्रोत में क्या होता है? जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, वैन या जैव मास ऊर्जा, और भूतापीय ऊर्जा। ठीक? तो इन चीज़ों के बारे में हम अभी आगे देखेंगे। चलिए, तो इतना आप समझ गए। ऊर्जा के स्रोत दो भागों में बटे हैं। एक सीमित, जिसको अनवीकरणीय कहते हैं, क्योंकि ये सीमित है। अनवीकरणीय मतलब इनको नया उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक? और नवीकरणीय मतलब असीमित, यानी नवीकरणीय मतलब इनको नया, ये हमें बार बार नए रूप में मिलते रहेंगे। नवीकरणीय मतलब ये इनका नया जन्म होता रहेगा, तो इसीलिए इनको नवीकरणीय कहते हैं। और इसीलिए ये असीमित हैं, क्योंकि ये बार बार नया जन्म लेते रहते हैं ऊर्जा के रूप में। ऐसा हम कह सकते हैं समझने के लिए। और वही चीज़ है सौर ऊर्जा। क्या है सौर ऊर्जा? ये कभी खत्म थोड़ी होती है, ये बार बार रोज ही तो उत्पन्न होती है हमारे लिए। हाल जैसे अभी कहते हैं पृथ्वी घूमती है, इसलिए हमें लगता है कि सूरज डूब गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सूरज तो हमेशा उगा रहता है। सूरज का प्रकाश पृथ्वी के किसी न किसी भाग पे हर वक्त पड़ता रहता है। वो अलग बात है, हमें लगता है कि सूरज अस्त हो गया है, ठीक है, लेकिन सूरज कभी अस्त नहीं होता। बस पृथ्वी के घूमने के कारण एक तरफ अंधेरा हो जाता है, एक तरफ उजाला हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत यानी अनवीकरणीय स्रोत में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यानी जब पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, कोयला, इन सबको हम जलाते हैं, दहन करते हैं, इनका दहन मतलब जलाना, जब दहन करते हैं तो इससे क्या निकलता है? मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक? CO2 गैस, जिससे वायु प्रदूषण होता है।
तो कार्बन, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वायु प्रदूषण होता है। ठीक, नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त ऊर्जा स्वच्छ होती है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम करेंगे तो ये क्या है, बहुत स्वच्छ है, इससे प्रदूषण नहीं होता, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता। तो ये हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। वायु प्रदूषण नहीं होगा तो हमें स्वच्छ वायु मिलेगी और बीमारियां हमारे लिए कम होंगी। जितनी स्वच्छ वायु हम का इस्तेमाल हम सांस लेने में करेंगे, उतनी ही उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा। चलिए अब देखते हैं अगला हेडिंग, सीमित एवं सीमित एवं अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यानी अभी हम यहाँ पढ़ेंगे सीमित, या जिसे हम कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। देखिए यहाँ पे हमको पता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या होते हैं। पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। यह पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, अर्थात ये ऊर्जा सीमित स्रोत हैं, इसीलिए इनको अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। कैसे बनते हैं, बहुत वर्षों पहले बहुत सारे जीव, इनको जीवाश्म, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब तेल, मिट्टी का तेल होता है ना, इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्यों, देखिए क्या होता है कि करोड़ों वर्ष पहले, बहुत सालों पहले, जो पृथ्वी पे कुछ उलट पुलट हुआ, उथल पुथल हुई, जिसके कारण बहुत सारे जीव, बड़े बड़े जीव जो थे, वो जमीन के अंदर दब गए। और जब जमीन के अंदर दब गए तो करोड़ों वर्षों बाद ये धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्रिया होती गई, गर्मी के कारण, दाब के कारण ये धीरे धीरे किस में बदल गए, द्रव के रूप में। कुछ इस प्रकार के द्रव के रूप में बदल गए जिनका इस्तेमाल आज हम ईंधन के रूप में करते हैं। जो ईंधन जमीन से निकलता है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल। और उस कच्चे तेल का हम करते हैं आसवन विधि से, उसको अलग करते हैं। आसवन विधि से जब उसको अलग किया जाता है, उसमें जो तत्व मिले होते हैं उनको अलग किया जाता है, तो हमको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जिनमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस, ये सब उसके अवयव हैं, जो हमें उसके आसवन विधि से, जो हम चीज़ों को अलग करते हैं, उससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसको हम एक तरह से कहते हैं रिफाइनरी, यानी उस कच्चे तेल को हम रिफाइन करते हैं, आसवन विधि से रिफाइन करते हैं, और हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस, ये सब चीज़ें, मोम, ये सब मिलते हैं। ऐसे ही कोयला है। कोयले, जब पृथ्वी पे उथल पुथल हुई तो क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े जंगल थे, बहुत बड़े बड़े जंगल, वो क्या हुए, सारे पलट के पृथ्वी के नीचे दब गए। अब वही अधिक दाब और ताप के कारण वो धीरे धीरे किस में बदल गए, कोयले का रूप ले लिए। ठीक है, तो ऐसे ही अब वो पेड़ जितने सारे दबे थे वो कभी ना कभी तो खत्म होंगे ना भाई, कुछ मात्रा ही तो दबी हुई होगी। जितने पेड़ दबे थे वही पेड़ हम जब तक इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन वो सारे दबे हुए पेड़ का खत्म हो गए तो इसका मतलब कोयला खत्म हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं खत्म होने वाली ऊर्जा। इसी तरह तेल भी है, जब जितने जानवर दब के तेल के रूप में बदल गए, तब तक, जब तक वो हैं तब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन वो तेल खत्म हो गया उस दिन ऊर्जा का संकट आ जाएगा। अगर हम दूसरी ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ नहीं गए तो ऊर्जा का संकट हो जाएगा ना। माना जाता है कि जो भी तेल जमीन के अंदर पाया जाता है वो लगभग 250 से 300 साल तक और चलेगा, ये माना जाता है। तो अगर मान लीजिए वो 300 साल भी चले, तो आखिर 300 साल बाद वो पेट्रोल, डीजल, ये सब खत्म हो जाएंगे ना। यानी फिर हमको दूसरी ऊर्जा का स्रोत खोजना पड़ेगा, तभी हम आगे के अपने सारे कार्य कर पाएंगे। चलिए, तो ये तो तरीका था पेट्रोलियम बनने का और कोयला बनने का। और उनसे अलग कैसे करते हैं, आसवन विधि से, ये भी मैंने आपको बता दिया। कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, इनको हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में लगभग 80% ऊर्जा का उपयोग हम इन्हीं जीवाश्म ईंधनों से ही करते हैं। ठीक, इन्हीं का प्रयोग करके हम अपने सारे काम, ऊर्जा का जो हमारे कार्य होते हैं उनको हम करते हैं। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसी जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, इन जीवाश्म ईंधनों की खपत भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए अब जीवाश्म ईंधन क्या है या जीवाश्म क्या है ये भी जान लें। हालांकि मैंने बता दिया, फिर भी आप जान लीजिए। जीवाश्म शब्द का उपयोग मृत वृक्षों
तथा जंतुओं की उन संरचनाओं के लिए किया जाता है जिन्हें प्रकृति ने पृथ्वी की सतह के नीचे हजारों वर्ष तक सुरक्षित बनाए रखा है। अब यहाँ हजारों वर्ष तक सुरक्षित बनाए रखे का मतलब जो जीव पृथ्वी के नीचे दब गई, यानी बहुत गहराई में जाके दब गई, वहाँ कौन खोद के जाएगा निकालेगा? जो जहाँ दबा है वो वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, खोद के निकालेंगे तो कहीं कहीं कोई चीज़ें निकल आती हैं। ठीक है, तभी कहा जाता है कि देखिए इतनी पुरानी पुरानी खोजें पृथ्वी के नीचे से मिलती हैं। जिसके अध्ययन से पूर्व में पाए जाने वाले वनस्पति एवं जंतुओं की संरचना, आकार, डील डौल के बारे में अनुमानित जानकारी प्राप्त होती है। जैसे 6 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले डायनासोर की जानकारी इनके जीवाश्मों से प्राप्त होती है। ठीक है, इस अब ये सारे जीव जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? ये एक प्रकार के जीव ही थे ना। यही दब के हमको ईंधन के रूप में अब हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इनको जीवाश्म कहते हैं। चलिए, अब आते हैं अगला क्या है? असीमित या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अब देखिए, असीमित या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का एक अत्यंत एवं महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। हमने अभी ऊपर ही देखा कि ऊर्जा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, यानी सूरज। पृथ्वी के पृष्ठ का कोई ना कोई भाग, पृष्ठ का मतलब पृथ्वी का कोई हिस्सा, कहा जाता है पृथ्वी का हिस्सा, कोई ना कोई हिस्सा हर समय सूर्य के प्रकाश से प्रदीप्त रहता है, यानी सूर्य के प्रकाश की तरफ रहता है, सूर्य का उजाला लेता रहता है और प्राप्त करता रहता है। ठीक है, अर्थात वर्ष के सभी दिन 24 घंटे पृथ्वी का कोई ना कोई भाग सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त करता रहता है। जैसे अभी जब आ, हमारे यहाँ जैसे हम रात में सोते हैं, यानी हमारे यहाँ रात होती है, तो उस समय और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, आ, कनाडा हो गया, और साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक, ये सब देश क्या हैं, जब हमारे यहाँ अंधेरा होता है तो इनके यहाँ क्या होता है? उजाला हो जाता है। इस यही चीज़ ये कह रहा है कि सूर्य हमेशा उगा रहता है, और पृथ्वी का कोई ना कोई हिस्सा या पृथ्वी के किसी न किसी भाग पे सूर्य हमेशा प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता रहता है। ठीक है, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे अभी रात हो गई, अभी मान लेते हैं कि अभी रात हो गई, हम सो रहे हैं, तो अभी ऊर्जा मान लेते हैं कि सूर्य नहीं है, तो आप कहेंगे कि सूर्य ऊर्जा नहीं मिल रही है। लेकिन 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद फिर उजाला हो जाता है। ठीक, फिर उजाला हो जाता है ना, यानी सूर्य फिर से ऊर्जा देने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सूर्य हमेशा ऊर्जा देता ही रहता है, हमेशा ऊर्जा देता ही रहता है। ठीक है, और जब सूर्य ऊर्जा देगा तो हवा चलेगी, क्योंकि सूर्य की गर्मी से गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, तो ऐसे ऐसे ये हवा चलने लगेगी। ठीक, जब सूर्य ऊर्जा देगा तो हवा भी चलेगी, इसीलिए हवा को भी कहते हैं असीमित ऊर्जा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वायु ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में होता है। पवन चक्की होती है इस तरह से। ठीक, इसका उपयोग जब हवा चलती है तो ये चक्की घूमती है, और नीचे एक मोटर लगा देते हैं जिससे वो मोटर घूमता है और फिर बिजली बनती है। ठीक है, तो इस तरह से पवन ऊर्जा का भी उपयोग हो जाता है। बायोगैस का उपयोग भोजन पकाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, ये कार्य करते हैं, और इन्हें इसीलिए कहा जाता है कि ये असीमित हैं, ये खत्म नहीं होंगे। देखिए, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा जीवन को सुविधाजनक बनाने वाले संसाधनों में निरंतर वृद्धि के कारण ऊर्जा का खपत दिनों दिन वृद्धि या ऊर्जा की खपत में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। अब देखिए, जनसंख्या तो बढ़ रही है, आपको भी पता है। ठीक, जनसंख्या जब बढ़ेगी, जैसे अगर हम अपने घर में, मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं कि हम अपने घर में अकेले हैं, हमारे घर में कुल मिला के 3 या 4 लोग हैं। ठीक, तो अगर घर में हम 4 लोग हैं, तो क्या होता है? घर में खाना सिर्फ 4 लोगों का बनता है। लेकिन बाई चांस अगर घर में कुछ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए 4 लोग और आ जाते हैं मेहमान रहने के लिए, तो क्या होता है? हमें 4 लोगों का खाना और बनाना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ? खर्च बढ़ा ना। इससे
खर्च हमारा बढ़ जाता है। तो इसी तरह के से जब जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या बढ़ेगी इस धरती पे, तो लोगों के खर्च बढ़ जाएँगे कि संसाधनों के इस्तेमाल करने का खर्च, यानी चावल ज़्यादा लगेगा, गेहूँ ज़्यादा लगेगा। तो जब ये चीज़ें ज़्यादा लगेंगी, तो हमें पानी चलाने के लिए इंजन में तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा पैदावार के लिए पानी अच्छे से चलाएँ, खाद अच्छे से डालें। ये जब ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, कई चीज़ें हैं ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इससे क्या होगा, ऊर्जा की खपत भी होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो हमको पता है कि जीवाश्म ईंधन एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएँगे। तो अगर इसी तरह से हम ऊर्जा को ख़त्म करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, तो कभी ना कभी समाप्त हो जाएँगे, और जब समाप्त हो जाएँगे तब क्या करेंगे हम? उस समय में कुछ तो चाहिए ऊर्जा के लिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें अब धीरे-धीरे कोशिश करना चाहिए कि हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या इन तरह की नाभिकीय ऊर्जा, इस तरह की ऊर्जा की तरफ अग्रसर हों, इन या सौर ऊर्जा की जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करें। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोल उत्पाद आदि ऊर्जा के परंपरागत सौर स्रोत हैं, जिनका भंडारण सीमित है, यानी एक निश्चित मात्रा में है, और लगभग, ये देखिए लिखा ना, 250 वर्षों के पश्चात समाप्त होने की संभावना है, यानी 200-300 वर्षों में ये लगभग समाप्त हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, वैकल्पिक स्रोत का विकास एवं उपयोग। तो ये वैकल्पिक स्रोत का विकास एवं उपयोग, वैकल्पिक स्रोत तो आप जान ही गए, सौर ऊर्जा है, गतिमान वायु मतलब जो हवा चल रही है, हवा का चलना ही गतिमान वायु कह रहा है यहाँ पे। प्रवाहित जल की ऊर्जा, जो पानी बह रहा है, ठीक है, उसे कह रहा है। समुद्री ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। जैव मात्रा या बायोमास, ये आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम अभी आगे देखेंगे क्या होता है। नाभिकीय ऊर्जा, ये भी आप जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो भी इस चीज़ के बारे में भी हम अभी आगे जानेंगे इसी पाठ में। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी ये वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, और ये ऐसे स्रोत हैं जो असीमित हैं, यानी एकदम खत्म ना होने वाले ऊर्जा है, ठीक है। चलिए तो जानते हैं सौर ऊर्जा पे आधारित या सौर ऊर्जा पर आधारित युक्तियाँ। देखिए, पृथ्वी पर 1 घंटे में पड़ने वाली सौर ऊर्जा समस्त विश्व की जनसंख्या द्वारा एक वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल ऊर्जा के लगभग बराबर होती है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी पे जितने भी लोग रहते हैं, एक वर्ष में, एक साल में जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल पूरी पृथ्वी के लोग मिलके करते हैं, एक वर्ष में जितनी भी ऊर्जा का इस्तेमाल पूरी पृथ्वी पे रहने वाले लोग मिलके करते हैं, उतनी ऊर्जा सूरज पृथ्वी पे 1 घंटे में ही व्यय कर देता है या दे देता है। सूरज उतनी ऊर्जा 1 घंटे में पृथ्वी तक पहुंचा देता है, जितनी ऊर्जा समस्त विश्व या समस्त पृथ्वी पे रहने वाले प्राणी एक साल में इस्तेमाल करते हैं। लगभग ये ऊर्जाएं बराबर होती हैं। सोचिए कि जितना हम पूरे साल में यूज़ करेंगे सब मिलके, उतना सूरज 1 ही घंटे में हमको दे देता है। तो सोचिए सूरज कितना बड़ा भंडार है ऊर्जा का। इसीलिए कहते हैं कि सूरज के पास बहुत ऊर्जा है, असीमित ऊर्जा है। हमें बस उस ऊर्जा को इस्तेमाल करने लायक चीज़ों को बनाना है, ठीक है? जैसे हम सोलर पैनल तो बना चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो अब उस इलेक्ट्रिक गाड़ी को सोलर गाड़ी या ऐसा कुछ हम कैसे बना सकते हैं? यही सारी चीज़ें हमको विकसित करनी है, ठीक है? और अच्छे स्तर पे विकसित करनी है, ठीक है? ताकि इससे क्या होगा, अब जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने लगी, आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और कार ये सब आने लगे, तो इससे क्या होगा, पेट्रोल पे, डीज़ल पे निर्भरता कम होगी, और निर्भरता कम होगी तो एक फ़ायदा भी तो है हमारा, जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा। पेट्रोल यूज़ करेंगे तो वायु प्रदूषण होता है, बहुत ध्वनि प्रदूषण भी होता है। वहीं बिजली वाली गाड़ियों का यूज़ करते हैं हम, जब उपयोग करते हैं तो उसमें ध्वनि प्रदूषण भी बहुत कम मात्रा में होता है, और वायु प्रदूषण भी बहुत मान लीजिए ना के बराबर होता है। एकदम ना के बराबर वायु प्रदूषण है उसमें, ठीक है? ये सारे फ़ायदे हो जाते हैं हमारे। लेकिन देखिए, अब इसमें थोड़ी-सी दिक्कतें हैं, इसीलिए हम अभी उस स्तर तक इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। देखिए,
पृथ्वी के छोटे एकांक क्षेत्रफल में, अब कोई एक छोटा सा क्षेत्र है, मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में एकांक एकांक क्षेत्रफल का मतलब मान लीजिए 1/1 का 1 स्क्वायर फीट, यानी 1 फुट लंबी जगह 1 फुट चौड़ी जगह, 1 फुट लंबी है 1 फुट चौड़ी है, इतनी कोई जगह है तो उसके क्षेत्रफल पे पड़ने वाली सौर ऊर्जा काफ़ी कम होती है। अब इतने क्षेत्र पे जो सूरज की ऊर्जा पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा, वो कम होगा, वो ऊर्जा बहुत कम होगी। अतः इस ऊर्जा के छोटे भाग को उपयोग करने के लिए हम ऐसी युक्ति की आवश्यकता होती है हमें, जो इस बड़े क्षेत्र से एकत्र कर सकें। यानी इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं सोलर पैनल का, यानी सोलर पैनल का, ताकि एक बड़ा सा पैनल हम लगा देते हैं और उसमें उसके सहारे हम सूरज की ऊर्जा को बैटरी में स्टोर कर लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। यह भी खोज की गई है कि काले पृष्ठ द्वारा सौर ऊर्जा अवशोषण सफ़ेद पृष्ठ की अपेक्षाकृत अधिक होता है। आपने सुना होगा कि कहते हैं काले कपड़े पहनने से गर्मी ज़्यादा लगती है। आपने सुना होगा कि काले कपड़े पहनने से गर्मी ज़्यादा लगती है। क्यों? यही कारण है क्योंकि काला कपड़ा जो होता है, काला रंग, कपड़ा नहीं कहें, यहाँ पे हम कहेंगे काला रंग, क्योंकि कपड़ा काले रंग का है। तो काले रंग का जो कपड़ा होता है, यानी काला रंग जो होता है, वो सूरज की ऊष्मा को बहुत अधिक तीव्रता से अपनी तरफ खींचता है या अपने अंदर खींच के लाता है, यानी उसी को कहते हैं अवशोषित करता है। ठीक है, इसीलिए उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। वहीं सफ़ेद पृष्ठ यानी सफ़ेद कपड़े में गर्मी काले की अपेक्षाकृत कम लगता है। सौर कुकर में भी इसका उपयोग होता है, यानी काले रंग का उपयोग सौर कुकर में होता है ताकि जो कुकर में खाना है वो जल्दी पके। चलिए सोलर कुकर देखते हैं। देखिए सोलर कुकर क्या होता है, ये है हमारा एक समतल दर्पण, ये एक कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा है और इसके अंदर ये जो बॉक्स है लकड़ी का, इसके अंदर काले रंग का पूरा बॉक्स बना दिया गया है और ये कुकर रखा हुआ है। ठीक, बर्तन में हमारा सामान रखा होता है। क्या होता है इसमें, फिर इसमें ये होता है कि सूरज की किरणें यहाँ समतल दर्पण पे पड़ती हैं और सीधा आके इस बर्तन पे पड़ती हैं जो कुकर हमने रखा है। ठीक, तो इतनी सारी किरणें इसमें पड़ती हैं कि ये धीरे-धीरे फिर गर्म होने लगता है और लगभग 2 से 3 घंटों में ये जो भी खाना आप इसमें कुकर में रखेंगे, ये इस खाने को पका देगा। ठीक? सूरज की गर्मी से ही पका देगा। तो इस तरह से हम सोलर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। क्या खर्चा हुआ? हमारा कोई खर्चा नहीं लगा। सिर्फ़ इस सामान को बनाने का ही खर्चा लगा ना, और इस सामान को खरीदने का खर्चा लगा, बस। बाकी इस कुकर का हम रोज़ सुबह अपने छत पे रख दें खाना बना के, सूरज 2-3 घंटे में चावल पका देगा, दाल पका देगा, ठीक? बस यही दिक्कत है कि गैस से हम क्या करते हैं, जल्दी से पका लेते हैं, आधे घंटे में, बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन वहीं सोलर कुकर में पकाने में हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे, ठीक है? तो ये सोलर कुकर इस तरह से कार्य करता है। बस ये है कि इसमें प्रदूषण कोई नहीं होता। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जो गैस किचन में इस्तेमाल होता है, ये मत ऐसा मत सोचिएगा कि उसमें प्रदूषण नहीं होता। उसमें भी प्रदूषण होता है, बस इतना सा है फ़र्क है कि उसमें प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन प्रदूषण होता है। लेकिन इस डब्बे में सौर ऊर्जा का ये जो डब्बा बना है, ये एक सौर कुकर है, सोलर कुकर, इसमें बिल्कुल ही प्रदूषण नहीं होता। एकदम प्रदूषण नहीं है इसमें कोई, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, सोलर सेल या सौर सेल। ये आपने देखा होगा, अक्सर आज के समय में कहीं न कहीं लगा हुआ ऐसा मिल जाता है। जहाँ पे रोड लाइट पे लगा होता है, कहीं-कहीं गाँव में लगा होता है, सोलर लाइट पैनल लगा होता है, उसी के नीचे लाइट लगा होता है और साथ में बगल में बैटरी भी रखा होता है, लटकाया होता है उस खंभे पे, ठीक है? ऐसा ही होता है। सोलर सेल वह युक्ति है जिससे सूर्य की प्रकाश, यानी ये जो सोलर सेल, सौर सेल या सोलर सेल दोनों कहते हैं इसको, ठीक है? सौर सेल या सोलर सेल वह युक्ति है जिससे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सूर्य से आने वाली किरण इस पे पड़ती है और वो प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलकर बैटरी में संरक्षित कर देता है, ठीक है? और साथ-साथ एक साथ ही ये कोई भी और कार्य, जब तक सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा तब तक ये बिजली बनाता रहेगा और साथ में हम कोई मोटर भी चला सकते हैं फिर।
सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ये सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग करके हम सौर सेल बनाते हैं। एक सौर सेल से लगभग 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्पन्न होती है या कर सकता है। ये चीज़ आप याद कर लेंगे। एक सौर सेल 0.5 वोल्ट का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी कहते हैं विभवांतर को, और 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा, एम्पियर मतलब ए, इसको ए से दर्शित करते हैं एम्पियर को, ठीक है, यानी ये धारा है, और 0.5 वोल्ट क्या है, विभवांतर है, ठीक है। तो एक सौर सेल से इतनी 0.5 वोल्ट यानी आधा वोल्ट का विभवांतर और 0.6 एम्पियर का करंट उत्पन्न हो सकता है। तो अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिससे सोलर पैनल कहते हैं। यानी बहुत सारे देखिए सोलर सेल लगा दिए गए, तो ये सब मिलके क्या हो गया, इस पूरे प्लेट को हम कहेंगे सोलर पैनल। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे प्राप्त ऊर्जा को हम बैटरी में भी स्टोर कर सकते हैं और साथ साथ और भी कार्यों में स्टोर कर सकते हैं, या और भी कार्य मतलब कर सकते हैं। जैसे टीवी चला सकते हैं, रेडियो चला सकते हैं, पानी का पंप चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं। जिस ज़रूरत के हिसाब से बिजली चाहिए उस हिसाब से हम इसको कार्य में ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ देखिए हमारे देश में अधिकांश भागों में साल भर 250 से 300 दिन तक धूप रहती है। यानी बरसात का महीना और ठंडी के कुछ दिनों को मिला लिया जाए अगर, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग जो हमारा 250 से 300 दिन है, इसमें लगभग धूप निकली रहती है। और भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रतिदिन 0.004 से 0.007 मेगावाट प्रति किलोमीटर स्क्वायर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 0.004 से 0.007 मेगावाट तक की ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष पूरे देश में 5 लाख करोड़ मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। पूरे देश में, यानी हमारे देश की बात कर रहा है, सिर्फ हमारे देश में कुल 5 लाख करोड़ मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। वर्तमान में सौर ऊर्जा से भारत में कुल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 5,775.571 मेगावाट है। सोचिए ये मेगावाट ऊर्जा है सिर्फ, और यहाँ पे 5 लाख करोड़ मेगावाट की ऊर्जा तक हम प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए इतना फ़र्क है। अभी हम सिर्फ 5,000 या 6,000 के आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, 6,000 मेगावाट के आसपास, और होता कितना है, कितना प्राप्त कर सकते हैं हम, 5 लाख करोड़ मेगावाट तक की ऊर्जा। तो ये अंतर है, इसी अंतर को हमें धीरे धीरे कवर करना है, जिससे हमारी जो जीवाश्म ईंधन है उन पे निर्भरता एकदम खत्म हो जाए या कम हो जाए एकदम। चलिए आगे देखते हैं। सौर जल ऊष्मक, जिसको वाटर हीटर कहते हैं, ठीक है। ये सौर जल ऊष्मक मतलब वाटर हीटर, जिससे हम पानी गर्म करते हैं, या जैसे जिसको कहते हैं ना गीजर, घर में गीजर लगाते हैं लोग ठंडियों में, तो ये वैसा गीजर है, ठीक है, एक तरह का। लेकिन ये पानी गर्म कैसे करता है, सूरज का उपयोग करके, सूरज के प्रकाश का उपयोग करके। अगर सूरज का प्रकाश नहीं होगा तो ये पानी नहीं गर्म गर्म कर पाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें पानी गर्म करने के लिए सूरज का प्रकाश होना चाहिए। कैसा होता है जरा देख लीजिए। एक कांच के बॉक्स के अंदर तांबे की ट्यूब, ये जो बॉक्स में है ना, ये रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये सब तांबे की ट्यूब है, ट्यूब पाइप मतलब एक तरह से, ठीक है, लगा दी जाती है। इसकी बाहरी सतह को काला कर दिया जाता है। ये जो बाहर का बॉक्स होता है ना, ये बॉक्स इसको काला कर देते हैं, काले रंग से पेंट कर देते हैं, जिससे ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। तो जब ये काले रंग का हो जाता है तो क्या होता है, सूरज की गर्मी को ज़्यादा अपने अंदर खींचता है। सूर्य का प्रकाश इस ट्यूब पर पड़ता है। इस ट्यूब के एक सिरे से ठंडा जल प्रवेश करता है, यानी इस तरफ से ठंडा जल आता है और इस तरफ से गर्म जल निकलता है, तथा दूसरे सिरे से गर्म जल निकलता है। इसका उपयोग अस्पतालों व होटलों में किया जाता है। चित्र देख लीजिए यहाँ पे ठीक से थोड़ा। ये देखिए ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स को बाहर से इस तरह से, बाहर से काले रंग का रंग दिया जाता है, और इस तरफ से ठंडा जल आता है। ये तांबे का पाइप है, ठीक, ऐसे पाइप में
और यहाँ पे गर्म जल यहाँ पे इकट्ठा होता है। ठीक है, जब तक पानी यहाँ ऐसे से घूमता है ना, उतनी देर में ये सूरज के ऊष्मा का उपयोग करके इस पानी को गर्म कर देता है और फिर गर्म पानी यहाँ इस टैंक में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और टोटी से फिर यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गीजर, सोलर गीजर इसको बोलेंगे हम, सोटर या सोलर वाटर हीटर कहेंगे। सौर जल ऊष्मक या सोलर वाटर हीटर। चलिए अब आते हैं पवन ऊर्जा पे। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी। चलिए देखिए कैसे काम करता है। देखिए विंड एनर्जी का मतलब जहाँ हवा होगी वहीं पे ये काम करेगा। तो ऐसी जगह जहाँ पे हवा चलती है यानी वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी वायु जब गतिशील होती है यानी वायु हवा चल रही, कहते हैं ना हवा चल रही है, तो हवा में जब चल रही है तो इसका मतलब हवा में गतिज ऊर्जा है। ठीक, तो गतिज ऊर्जा है तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम कहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमको चीज़ों मशीनें बनानी पड़ेंगी ताकि हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे क्या किया गया है, वायु में ऐसी संवहनी धाराएं हैं जो सूर्य द्वारा पृथ्वी के पृष्ठ को आसमान स्वरूप स्वरूप से गर्म करने के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने बताया कि जब हवा गर्म हो, सूर्य के प्रकाश से हवा गर्म हुई, हवा का कण गर्म हुआ, तो एक छोटा सा कण गर्म हुआ, तुरंत वो ऊपर चला गया, तो ठंडी हवा फिर नीचे आ गई उसकी जगह पे। तो ऐसे बहुत सारे कण ऊपर नीचे ऐसे जाते आते रहते हैं, तो जिससे हवा उत्पन्न होती है। हवा उत्पन्न होती है तो हवा गतिशील रहती है, और गतिशील होती है तो उसको हम पवन ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके कारण जो चलती है उसे पवन कहते हैं। अब पवन की दिशा तथा चाल पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर वर्ष भर परिवर्तित होती रहती है, लेकिन पृथ्वी के किसी भी स्थान पर सालों साल पवन की चाल एवं दिशा में परिवर्तनों का पैटर्न यानी क्रम बहुत कुछ समान या नियत रहता है। यानी जहाँ मान लीजिए जैसे गर्मी का मौसम होता है, हमें पता है कि गर्मी के मौसम में लू चलना है, तो ये क्या है, लगभग एक नियत चीज़ है, एक फिक्स्ड है कि गर्मी के मौसम में लू कुछ ना कुछ चलेगा ही, चाहे तेज चलेगा चाहे धीमे चलेगा, यानी गर्म हवाएं बहेंगी। तो ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पता होता है कि इतने से इतने समय में या इन इन इस टाइम पे हवा का चलना तय है, यानी वहाँ हवा चलेगी। जैसे प्रायः पवन की चाल पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम होती है, हमें पता है पर्वतीय क्षेत्रों में हवा चलती है बढ़िया से, और साथ साथ पवन की चाल समुद्र तथा तटवर्ती क्षेत्र जो होते हैं वहाँ भी अधिक होती है, तो वहाँ पे हम पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे काम करता है। एक तो पहले पंखा लगा देते हैं, ऐसे खूब ऊंचाई पे, थोड़ी ऊंचाई पे पंखा लगा देते हैं, और उस पंखे को एक शाफ्ट के जरिए जोड़ देते हैं। और जैसे गाड़ियों में देखे होंगे चैन के सहारे ना दांते बने होते हैं, उन दांतों के सहारे एक और चक्की लगा देते हैं, और इस डंडी के सहारे इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, चक्की को। और जब ये पंखा चलता है तो ये घूमता है, और जब फिर ये घूमता है तो ये घूमने लगता है, और फिर चक्की भी घूमती है हमारी। तो इस तरह से आटा मिल हम बना सकते हैं। इसी तरह से ये पंखा घूमता है तब तो ये यू आकार का मोड़ होने के कारण ये ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, और पानी नल की तरह चलने लगता है और पानी यहाँ से निकलने लगता है। तो इस तरह से हम विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र हैं, देखिए जैसे अपने देश में तमिलनाडु एवं गुजरात प्रदेशों में पवन ऊर्जा पर आधारित विंड मिल फार्म द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यानी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम विद्युत ऊर्जा भी बना सकते हैं। आजकल कुछ क्षेत्रों में अनेक पवन चक्कियों के समूह द्वारा विंड मिल पवन मिल फार्म बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऐसी हमारे भारत में भी कई कंपनियां हैं। अ, एक कंपनी का नाम है, बहुत हालाँकि उसकी उस कंपनी की हालत ख़राब है, शायद उस कंपनी का नाम ऊर्जा ग्लोबल, ठीक है? ऊर्जा ग्लोबल करके एक कंपनी है, इस कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन वो लगभग विंड एनर्जी की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी विंड एनर्जी पवन पवन ऊर्जा को बनाने से विद्युत ऊर्जा बनाने में कार्य करता है। चलिए, अगला देखते हैं, जल ऊर्जा, ठीक? हाइडल शक्ति या हाइडल पावर।
देखिए हम कहते हैं ना हैडिल कहते हैं ना, अक्सर सुने होंगे बहुत से लोग हैडल बोलते हैं। हैडल मतलब बिजली घर, ठीक? पावर हाउस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे उस हैडल का मतलब होता है कि उस हैडल में ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से आ रही है, उसे हाइडल बोलते हैं। हालाँकि हाइडल का मतलब होता है जल ऊर्जा से जो विद्युत बने। देखिए, बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। अब जब पानी बह रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें गतिज ऊर्जा है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। नदी पर बांध बनाकर अत्यधिक मात्रा में पानी को एकत्रित किया जाता है। कम से कम 10 मीटर की ऊंचाई से जल को टरबाइन की पंखुड़ियों पर गिराया जाता है। ये देखिए, ये हमारा मोटर है जिससे बिजली पैदा होगा। ये जुड़ा है हमारा इस टरबाइन से, और पानी यहाँ से ऐसे गिरता हुआ आता है और टरबाइन की पत्तियों पे, इन पत्तियों पे टकराता है, तो टरबाइन ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूमने लगती है, ऐसे-ऐसे घूमना शुरू कर देती है। यानी ये पत्तियों पे टकराएगा तो पत्ती ऐसे घूमने लगती है, ठीक? और जब पत्ती घूमेगी, टरबाइन घूमेगा, तो ये हमारा मोटर भी, ये बिजली का जो मोटर है वो घूमेगा, और जब टरबाइन घूमेगी, यानी जो टरबाइन घूमना शुरू की, तो इसका मतलब बिजली बनना चालू हो गई। जिससे टरबाइन तेज़ी से घूमने लगती है। टरबाइन के घूमने से उससे जुड़ी जनित्र, अब जब टरबाइन घूमेगी तो जो उसमें बिजली, वो क्योंकि वो दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, तो बिजली बनाने वाला जो मोटर होगा वो बिजली या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है, और तारों की सहायता से ये गाँव, शहरों और कस्बों में पहुँचाए जाते हैं, ये बिजली या विद्युत। पहाड़ी स्थानों पर जहाँ जल प्रवाह अनवरत रूप से प्राप्त होता है, जल संयंत्र स्थापित करना अधिक उपयोगी है। तो यानी पहाड़ी इलाकों में इनको लगाना अच्छा होता है हमारे लिए। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश, भाखड़ा नांगल पंजाब एवं टिहरी उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में, भाखड़ा नांगल पंजाब में है, रिहंद बांध हमारा उत्तर प्रदेश में है। जल द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के संयंत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है? तो इन तीनों जगहों पे, कई जगह होते हैं ऐसे जहाँ पे हम पानी से का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। चलिए अब आते हैं ज्वार भाटा। अभी अब दे यहाँ पे हम जानेंगे समुद्री ज्वार भाटा से ऊर्जा। ज्वार भाटा क्या होता है पहले ये जानते हैं। देखिए, समुद्र तट पर सामान्य तरंगों, यानी जो लहरें होती हैं उन्हीं को तरंग कहा रहा है यहाँ पे, के अतिरिक्त विशाल समुद्रिक तरंगे भी आकर टकराती हैं। यानी छोटी छोटी तरंगे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी तरंगे भी समुद्र में आती हैं, जो करोड़ों लीटर जल की करोड़ों लीटर जल को गति प्रदान करती हैं। अब जब लहरें आएँगी ऐसे-ऐसे, तो इसका मतलब उसमें गति है, ठीक? इस प्रकार की तरंगें प्रायः दिन में 2 बार बनती हैं तथा विलुप्त होती हैं, यानी एक सुबह और शाम। इस तरह से ये 2 बार बनती हैं। इन तरंगों को ज्वार भाटा कहते हैं। इन्हीं तरंगों को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा कितनी बार बनते हैं? तो आप कह सकते हैं 2 बार बनते हैं, एक सुबह, एक शाम को, ठीक? तो 2 बार ये आते हैं। ज्वार भाटा के समय तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। अब तरंगे बहुत तेज होती हैं, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा की जो मात्रा है उस उन तरंगों में, उन लहरों में बहुत अधिक है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा भी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत या पुनः उत्पन्न होने वाला स्रोत, नवीकरणीय मतलब पुनः उत्पन्न होने वाला स्रोत, इसका उपयोग करके ऊर्जा संकट को कम किया जा सकता है। जाहिर-सी बात है, कम किया जा सकता है, क्योंकि ज्वार-भाटा समुद्र में हमेशा आता है। सुबह भी आएगा, शाम को आएगा और रोज़ आएगा, ठीक है? तो इसका इस्तेमाल हम अगर किसी तरह से ऊर्जा उत्पन्न करने में कर लें, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए, देखिए, पृथ्वी में सागर तटों से टकराती लहरों द्वारा निर्मुक्त कुल ऊर्जा अनुमानतः 20 लाख से 30 लाख मेगावाट है। सोचिए, 20 लाख से 30 लाख मेगावाट। लेकिन ऐसे स्थानों की संख्या सीमित है जहां इस ऊर्जा का सफलतापूर्वक दोहन किया जा सके, यानी इन इस ऊर्जा को सफलतापूर्वक ऐसी प्रकृति में बदला जा सके जिसका इस्तेमाल हम कर सकें, ऐसी ऊर्जा में बदल के हम अपन इस्तेमाल हम कर सकें। दिक्कत बस ये आती है, वरना पता तो है हमको कि हाँ, इसका इस्तेमाल करके हम ऊर्जा बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएं, सबसे बड़ी बात ये है। महासागर तरंगों की ऊर्जा से उचित मूल्य पर
विद्युत उत्पादन के लिए वही स्थान उपयुक्त माना जाता है या माने जाते हैं जहां तट के प्रति किलोमीटर से औसतन 40 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त हो सके। यानी अगर 1 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है, यानी समुद्र से लगा हुआ 1 किलोमीटर का क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, अगर वहां से 40 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, तभी लोग मानते हैं या तभी माना जाएगा कि विद्युत उत्पादन हो रहा है या सही है। ठीक है, तभी वो हमारे बजट का होगा। वरना अगर हम ऐसे उत्पादन करेंगे कहीं भी तो वो क्या होगा, वो सही से उचित मूल्य नहीं मिलेगा, उसका घाटे में रहेगा, तो वो बिजनेस चलेगा नहीं। ठीक है, यानी जब घाटे में होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा, तो फिर वही दिक्कत आ गई कि अब बिजनेस बंद हो गया तो बिजली कैसे पैदा होगी। तो इसीलिए हम वहाँ से सही चीज़ से अच्छे ढंग से विद्युत उत्पादन नहीं कर पाते। चलिए अब आते हैं जैविक पदार्थ या जैव मात्रा, या इसी को कहते हैं बायोगैस भी। ठीक है, तो ये ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? देखिए, यहाँ पे आप जानते होंगे, एक चीज़ नाम सुने होंगे, गोबर गैस प्लांट। ये नाम आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। गोबर से जो गैस बनते हैं उनका इस्तेमाल हम भोजन बनाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं। क्या क्या होता है? जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। इनका विशेष प्रकार के संयंत्र में विघटन कर ऊर्जा के एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है। इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जिसको बोलते हैं, तथा हाइड्रोजन यानी H2 गैस भी अल्प मात्रा में बनती है। यानी इसमें हाइड्रोजन भी बनता है, H2S भी बनता है। गैस प्लांट के शेष अपशिष्ट पदार्थ कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। यानी खेतों में इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं खाद के रूप में। होता क्या है, गोबर, सब कुछ गोबर, मलमूत्र और जो कृषि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यहाँ पे डालते हैं और पानी डाल के इसको घोल देते हैं। घोलने के बाद क्या होता है, ये यहाँ अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद धीरे धीरे ये यहाँ पे पाचक टैंक में आ जाता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पड़ने के बाद ये सड़ता है। सड़ने से यहाँ पे जो गैस होती हैं वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हो जाती हैं ऊपर, यहाँ यहाँ इकट्ठा हो जाती हैं। यहाँ टोटी के माध्यम से ये बाहर निकल जाती हैं गैस, या इनका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। और जो पाचक चीज़ें होती हैं, सड़ी गली चीज़ें होती हैं, वो यहाँ से निकल के ऐसे बाहर आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा गोबर गैस प्लांट काम करता है। चलिए अगला देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। ये भी सौर ऊर्जा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा है। बस इंसान इसको भरपूर रूप से कंट्रोल करना सीख जाए, या कंट्रोल करने का तरीका खोज ले एकदम अच्छे से, तो ये भी एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है। अब ये इसके दुष्प्रभाव मैं आपको बता दूं। अभी जल्दी में ही, कुछ ही साल हुए होंगे, जापान में एक नाभिकीय रिएक्टर, या इसी को बोलते हैं नाभिकीय परमाणु ऊर्जा या परमाणु भट्ठी में कुछ लीकेज हो गया था, कुछ दिक्कत आ गई थी। तो वो परमाणु भट्टी से ऐसे द्रवों का रिसाव होने लगा जो रेडियो एक्टिव थे, बहुत ही हानिकारक थे। उससे क्या हुआ, जब वो द्रव बाहर आने लगे तो वहाँ के अगल बगल जो जीव जंतु थे, उनकी त्वचा पे बहुत अजीब तरह के प्रभाव होने लगे। यानी उनकी त्वचा खराब होने लगी, उन्हें बीमारियां होने लगी। तो नाभिकीय और रिएक्टर्स जो होते हैं, परमाणु भट्टियां जो होती हैं, उनमें बस यही दिक्कतें हैं। अगर ये चीज़ें नियंत्रित हो जाएं तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। असीमित ऊर्जा का भंडार एक तरह से है ये। चलिए जानते हैं। हालांकि अभी भी नाभिकीय रिएक्टर कार्य करते हैं, भारत में भी है, विदेशों में भी इनसे ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, बहुत छोटे छोटे पैमाने पे बनाई जाती हैं। जितना हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, सिर्फ उतनी मात्रा में ही ऊर्जा बनाई जाती है। चलिए देखते हैं क्या है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, ठीक, इसको हम परमाणु भट्ठी भी कहते हैं। ठीक है,
देखिए, किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके सघन नाभिक में होता है। इसी में परमाणु यानी जो नाभिक होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक, उसी में इसका द्रव्यमान होता है। इसी में परमाणु के अधिकांश ऊर्जा भी होती है। अब जो नाभिक है उसका उसी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है किसी भी परमाणु की, ठीक है, जहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं नाभिक में। जब किसी भारी तत्व यानी यूरेनियम, जैसे यूरेनियम, ठीक है, यहाँ पे जैसे यूरेनियम एक पदार्थ है, तत्व है, यूरेनियम एक तत्व है, ये भारी तत्व है, का नाभिक हल्के बेरियम तथा क्रिप्टन नाभिकों में टूटता है। यानी भारी तत्व का, जब भारी तत्व हमारा हल्के नाभिकों में टूटता है तो अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, तो अत्यधिक परिमाण में ऊर्जा मुक्त होती है यानी ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रम को विखंडन कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रक्रम है इसे विखंडन कहते हैं और इसी को नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं, यानी नाभिकीय विखंडन भी इसी को कहते हैं। आगे देखते हैं। नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यदि नाभिक के विखंडन की क्रिया को नियंत्रित न किया जाए तो यह क्रिया तेजी के साथ होती है। इसे विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। यानी अगर इसे नियंत्रित ना हो तो ये अनियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं इसे। इस प्रक्रम में अल्प समय में ही विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी बहुत थोड़े समय में बहुत सारी ऊर्जा मिलती है हमको, बहुत सारी, अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत मात्रा में बहुत कम समय में, जिससे परमाणु बम जैसा विस्फोट हो सकता है। अब देखिए, आपने सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं कि जैसे परमाणु बम विस्फोट हुआ था कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के शहर हैं, तो कितना नुकसान हुआ था। यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया और इसमें थोड़े ही समय में इतनी ऊर्जा निकलती है कि वो परमाणु बम के जैसा विस्फोट कर सकती है, उतनी ऊर्जा होती है। इसीलिए इसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। उपयोगी या उपयोग के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित करना आवश्यक है। तो ये तो आ गया समझ में कि इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। काम कैसे करता है पहले पढ़ लेते हैं, फिर चित्र पे आएंगे। नाभिकीय भट्ठी का नाम आपने अवश्य सुना होगा, इसी को नाभिकीय भट्ठी कहते हैं। नाभिकीय भट्ठी में नियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। यही मैंने बताया ना कि हम उतनी ही ऊर्जा बनाते हैं जितना हम नियंत्रित कर सकें, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय पावर प्लांट में किया जाता है। परमाणु भट्ठी में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा से जल गर्म करके भाप बनाई जाती है। यानी इससे जो ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा ऊष्मा निकलती है, उससे हम जल को गर्म करते हैं और भाप बनाते हैं। फिर क्या होता है, उच्च दाब से भाप से, यानी जो भाप होता है वो बहुत हाई प्रेशर उच्च दाब पे निकलता है, जिससे क्या होता है, टरबाइन चलती है या टरबाइन को चलाया जाता है, जो विद्युत जनित से जुड़ा होता है, यानी विद्युत जनरेटर होता है उससे जुड़ा होता है। वही जनरेटर मतलब जो पानी से बना रहता है, वहाँ भी विद्युत जनरेटर था, यहाँ भी विद्युत जनरेटर है। जनरेटर का मतलब जो बिजली बनाए, ऐसी ऐसी कोई यंत्र जो बिजली बनाए। जनित्र या जनरेटर विद्युत उत्पादित कर नाभिकीय ऊर्जा को अंततः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या होता है फिर, ये जनरेटर जो होता है वो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया इसने। परमाणु भट्ठी में परमाणु विखंडन या इसी को नाभिकीय विखंडन की क्रिया नियंत्रित होती है। अब देखिए, परमाणु भट्ठी जो होती है वहाँ पे जो विखंडन की क्रिया होती है वो नियंत्रित होती है। कहीं कोई दिक्कत अगर नहीं आती तो वो एकदम नियंत्रित क्रिया होती है, ठीक है। नाभिकीय भट्ठी में उत्पन्न नाभिकीय ऊर्जा बहुत अधिक समय तक चलने वाला ऊर्जा स्रोत है। देखिए, बताया गया ना कि नाभिकीय ऊर्जा हमारा जो है बहुत अधिक समय तक चल सकता है, यानी बहुत लंबे समय की ऊर्जा होती है। देखते हैं हमारे देश में कहाँ कहाँ है। वर्तमान में अपने देश में कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कुडानुकुलम जो ये भी तमिलनाडु में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, रावत भाटा राजस्थान में स्थित है, कैगा कर्नाटक में, काकार
काकरापार गुजरात में और नरोरा उत्तर प्रदेश में। ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इन जगहों पे स्थापित है। ठीक है, देखिए चित्र में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, ये कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है पहले, इस तरह से, इस आकार में, एकदम इसी शेप में। बीच में ग्रेफाइट क्रूड भरे होते हैं, ग्रेफाइट भरा होता है एक तरह से, जान लीजिए। इसमें आप देख रहे होंगे एक छड़ ये है और एक छड़ नीचे की तरफ है, ये है ना। तो ये नीचे वाली जो छड़ है ये होती है यूरेनियम, और ये बोरान की छड़ें होती हैं ऊपर वाली। ठीक, ये देखिए जो नीचे की छड़ है ये यूरेनियम है और ये बोरान की छड़ें हैं। होता क्या है, इसमें एक तरफ से ठंडा पानी ऐसे आता है, यहाँ पे भरा जाता है। ठीक, इस डब्बे में यहीं पे सारी छड़ें भी लगी हैं, ये आपस में क्रिया करती हैं, परमाणु क्रिया आपस में करती हैं, इसमें हमको कुछ कराना नहीं पड़ता, ये आपस में ही परमाणु क्रिया करती हैं। तो यहाँ पे जो पानी भरा होता है ये गर्म होने लगता है, ठंडा पानी भेजते हैं, इस क्रिया के कारण इतनी ऊष्मा निकलती है, इन जो छड़ें हैं ये छड़ें आपस में ऐसी क्रिया कर देती हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, बहुत कम ही समय में, बहुत कम समय में ये पानी गर्म हो जाता है। और गर्म जब होता है तो इसको फिर यहाँ से ये ऊपर से धीरे से निकलने लगता है और निकल के यहाँ पे आता है गैस के रूप में। ठीक, ये पानी इतना गर्म हो जाता है कि गैस के रूप में यहाँ से निकलता है और यहाँ पे पहुँचता है। अब यहाँ पे इससे टरबाइन को चलाया जाता है, इस गैस को इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है, इतना प्रेशर मिल जाता है जिससे ये टरबाइन घूमने लगता है, यानी गैस के दाब के कारण ये जो टरबाइन है घूमता है। टरबाइन से ये हमारा जनरेटर जुड़ा होता है, टरबाइन जब घूमता है तो हमारा जनरेटर भी ऐसे ऐसे घूमने लगता है, और जब जनरेटर घूमेगा तो क्या बनेगा, हमारा बिजली बनेगा। ठीक है, हमारा बिजली बनेगा। तो इस तरह से हमारा परमाणु भट्टी कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी जानते हैं। देखिए 1 किलोग्राम यूरेनियम, देखिए यूरेनियम 235 लिखा है, ठीक है। देखिए 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से आदर्श रूप से अगर 100% दक्षता है, यानी 100% इसका इस्तेमाल, इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल हम कर पाते हैं यूरेनियम के, तो इससे प्राप्त होने वाला 1000 मेगावाट दिन के तुल्य विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। यानी अगर 100% इस्तेमाल हम कर लें यूरेनियम के विखंडन का, तो 1000 मेगावाट दिन, हर रोज 1000 मेगावाट दिन विद्युत ऊर्जा उत्पादन हो सकता है। लेकिन वास्तविक रूप से रूपांतरण की क्षमता बस 30% है। 30% होने के कारण वास्तविक ऊर्जा उत्पादन 300 मेगावाट प्रतिदिन होती है। 1 किलो यूरेनियम से लगभग 300 मेगावाट ऊर्जा प्रतिदिन बनती है। 300 मेगावाट ऊर्जा भी कम नहीं है, बहुत है। लेकिन दिक्कत क्या है, यूरेनियम इस धरती पे बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। हमारे देश में तो बिल्कुल बहुत ही कम है, हमें दूसरे देशों से इसको आयात कराना पड़ता है, यानी मंगाना पड़ता है। बहुत ही महंगी धातु है, तत्व है ये, बहुत ही महंगा तत्व है ये। ठीक, इसी कारण हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है यूरेनियम से विद्युत बनाना। देखिए 2500 टन कोयले को जलाने पर उत्पन्न विद्युत ऊर्जा 1 किलोग्राम यूरेनियम से उत्पन्न ऊर्जा के बराबर होती है। सोचिए 1 किलो कोयला कितना होता है, और ऐसे ही अगर 2500 टन कोयले को जलाने पर जो ऊर्जा मिलती है वो बराबर किसके होती है, 1 किलो यूरेनियम से जितना ऊर्जा मिलेगा उसके बराबर होती है। 2500 टन और 1 किलो यूरेनियम, अंतर देख लीजिए कितना है। 1 किलो यूरेनियम इतना सारा ऊर्जा बना देता है कि वो 2500 टन के कोयले के बराबर होता है। ऊर्जा के भावी वैकल्पिक स्रोतों के रूप में हाइड्रोजन और एल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में अंतरिक्ष यानों एवं उच्च ताप वाली ज्वाला प्राप्त करने में होता है। यानी हाइड्रोजन और एल्कोहल का उपयोग हम, जो हमारे रॉकेट होते हैं, मिसाइल होते हैं, इनमें यानी अंतरिक्ष यानों में हम करते हैं। और उच्च ताप वाली कोई ज्वाला अगर बनानी है, आग जलानी है, तो
वहाँ भी हम कर सकते हैं। देखिए अब हमारे जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। देखिए ऊर्जा की आवश्यकता हमारे जीवन में कहाँ-कहाँ है हमको पता है, ठीक है? अच्छे से। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ऊर्जा की आवश्यकता क्या है और इसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। संरक्षण मतलब किस तरह से हम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे ताकि ऊर्जा की खपत को हम कम कर सकें। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम कमरे में बैठे हैं तब तक लाइट जलाएँ हैं, जैसे हम कमरे से बाहर जाएँ तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि लाइट बंद कर दें। इससे क्या होगा? ऊर्जा बचेगी, ठीक? रोड लाइट पे ट्रैफिक में कहीं फँस गए हैं, सिग्नल हमारा रेड कलर का है तो क्या करें? गाड़ी को स्टार्ट ना रखें, गाड़ी को बंद कर दें। जब सिग्नल ग्रीन होने वाला हो तो फिर गाड़ी को स्टार्ट करें। इससे क्या होगा? पेट्रोलियम ईंधन की बचत होगी, ठीक है? ये तरीके हैं ईंधन को बचाने के। बाकी आवश्यकता हमें है ऊर्जा की, संसाधन जैसे-जैसे बढ़ेंगे वैसे-वैसे ऊर्जा की, ईंधन की आवश्यकता भी बढ़ेगी। जैसे जितनी गाड़ियाँ नई-नई निकलेंगी, वो सड़क पे चलेंगी और सड़क पे चलने के लिए गाड़ियों को क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीज़ल चाहिए। तो जब पेट्रोल, डीज़ल चाहिए तो ज़मीन से इनको ज़्यादा निकालना पड़ेगा, तभी तो गाड़ी में डाल पाएँगे हम, ठीक है? चलिए, अभी यहाँ देखते हैं हम। देखिए, एक चीज़ ये आप ध्यान दीजिए, जनसंख्या और दैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि के फलस्वरूप ऊर्जा की माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। ऊर्जा की माँग निरंतर बढ़ रही है, रोज़ का रोज़ बढ़ रही है, हर रोज़ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है और साथ-साथ क्रियाकलाप भी बढ़ रहे हैं रोज़ाना के, साथ-साथ संसाधनों का भी बढ़ना और विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसके कारण ऊर्जा की खपत भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हम समझते हैं अब ऊर्जा संरक्षण, यानी ऊर्जा का बचाव, ऊर्जा को हम बचाएँगे कैसे? देखिए, अगर ऊर्जा को हम बचाएँगे नहीं तो क्या होगा भविष्य में हमारे आने वाले समय में ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसी कारण ऊर्जा को बचाना भी है, साथ-साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल और उनकी खोजें भी शुरू करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आगे हम एकदम हमारे पास 100, 200, 300 साल बाद गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल ही नहीं होगा, ठीक है? इसलिए हमको सौर ऊर्जा पे निर्भर होना ही होना है, ये तो तय है। चलिए, आगे देखते हैं इन आज के समय में हम ऊर्जा को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट में दिए गए हैं, ये पॉइंट हम समझेंगे, पढ़ेंगे। ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम, यानी अपव्यय मतलब फालतू में जो ऊर्जा खर्च करते हैं, उसको रोकना और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान ऊर्जा बचत में सहायक हो सकता है। जैसे ज़रूरत ना होने पे पंखा बंद कर देना, लाइट बंद कर देना, ज़रूरत ना होने पे गाड़ी को स्टार्ट ना रखना, ये सब क्या है ऊर्जा बचत के तरीके हैं। ऊर्जा संरक्षण में दृष्टिकोण से परंपरागत यानी अनविकिरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग यदाकदा ही उपयुक्त होगा। यानी जब ज़रूरत हो तभी हम पेट्रोल डीजल वाले ऊर्जा का उपयोग करें। घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि को अति आवश्यक होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। आवश्यकता ना होने पर इनका उपयोग बंद रखना चाहिए। जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थ के सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। सोलर कुकर से भोजन पकाने पर आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। आगे देखते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग घरों में तथा सड़कों पर करना चाहिए। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, इससे ऊर्जा की भी बचत होती है। खाना पकाने में मिट्टी के तेल का प्रयोग करते समय अच्छे किस्म के स्टोव का उपयोग करना चाहिए ताकि मिट्टी का तेल कम इस्तेमाल हो। आसपास के स्थानों के आगे जाने के लिए आसपास के स्थानों पे यानी नज़दीक के स्थानों पे आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग के स्थान पर यात्रा गाड़ी, बस जैसे सार्वजनिक वाहन से का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर ईंधन की बचत होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके हम ईंधन को कुछ हद तक तो बचा ही सकते हैं, ठीक है? ऊर्जा की खपत को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं इस पार्ट में हमने क्या-क्या पढ़ा, क्या-क्या सीखा।
देखिए, ऊर्जा के स्रोत या तो नवीकरणीय होते हैं अथवा अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय मतलब असीमित स्रोत और अनवीकरणीय मतलब सीमित स्रोत। ठीक है। जल, पवन, जैव गैस तथा सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, उपले या गोबर के कंडे तथा कोयले मुख्य ठोस ईंधन हैं। मिट्टी का तेल, पेट्रोल तथा डीजल मुख्य द्रव ईंधन है, यानी ये द्रव ईंधन में आते हैं। बाकी लकड़ी, अपशिष्ट, गोबर के कंडे, उपले, ये सब क्या है? ठोस ईंधन है। ठोस मतलब लकड़ी को हम क्या करते हैं? जलाते हैं ना, तो ये ठोस तो हुआ, लकड़ी ठोस है, इसलिए हमें इसको ठोस ईंधन कहते हैं। पेट्रोल, डीजल ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्रव ईंधन कहते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर, सोलर सेल आदि जैसी युक्तियों में किया जाता है। बहते जल का उपयोग विद्युत के उत्पादन में किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आगे देखते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग भी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। सही बात है। पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन द्वारा उत्पन्न मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिश्रण को जैव गैस या बायोगैस कहते हैं। यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में एक टैंक में होता है, जिसे बायोगैस संयंत्र कहते हैं। जब किसी भारी तत्व का नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, जैसे यूरेनियम 235 का बेरियम और क्रिप्टन में टूटना, तो अत्यधिक परिमाण में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रम को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। फिर विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे नए नए विकास हो रहे हैं, नई नई तरह की डिजाइन की गाड़ियां आ रही हैं, नए नए बड़े बड़े इंजन वाले गाड़ियां आ रहे हैं, उससे क्या होगा? विकास तो हो रहा है, लेकिन ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है। अतः विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का न्याय संगत उपयोग, यानी जितनी ज़रूरत है एकदम ईमानदारी से उतना ही उपयोग किया जाना चाहिए। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, अतः हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं। ऊर्जा की बचत भी ऊर्जा उत्पादन है। हमें ऊर्जा दक्ष युक्तियों का उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा दक्ष का मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे ऊर्जा का जो दोहन है वो पूरी तरह से हो पाए, दक्षता उनमें पूरी हो। ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, यानी ऊर्जा को बचाना भी चाहिए। चलिए, तो ये पार्ट हो गया। आपको मैंने ये पार्ट पढ़ा दिया, समझा दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ नई चीज़ें हो सकता है आपने इस पार्ट में सीखी भी हों। ठीक है। अब यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए। ये सारे अभ्यास प्रश्न आप हल करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखेंगे, भूलेंगे नहीं। खुद से ये सारे प्रश्न आप खुद से हल करेंगे। आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप अगर वीडियो को दोबारा देखेंगे तो वो चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी होती है तो आप प्रश्न कर सकते हैं हमसे। कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न करिएगा, हम उसका उत्तर आपको देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न थे आपके। ये पाठ समाप्त हो गया। अब हम अगला पाठ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।